नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। भाई सबसे पहले तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और जल्दी से जल्दी भाई लाइक कमेंट कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा। ये आपका मध्य प्रदेश में प्रमुख जाति और जनजाति। भाई अब कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखो, चाहे एमपीपीएससी है, एमपीएसआई है या मध्य प्रदेश कांस्टेबल है, एक या दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली भाई यहां से मिलता ही है क्योंकि इसी जनजाति से संबंधित हम लोक नृत्य भी पढ़ेंगे, लोकगीत भी पढ़ेंगे, प्रमुख बोलियां पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे, जनजाति पढ़ेंगे, उपजाति पढ़ेंगे। एक लंबा टॉपिक है ये, तो इसको भाई पूरा हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे भाई हम मध्य प्रदेश में जाति और जनजाति। तो सबसे पहले तो भाई जनजाति या जाति हैं क्या, या किन लोगों को या किन समूह को हम जाति या जनजाति बोलते हैं या बोलेंगे। भाई कई बार समझ में नहीं आता कि भाई किस व्यक्ति या किस समूह को हम जनजाति बोलें या जाति बोलें, तो ये चीजें पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। भाई आज ऐसे कई जाति हैं, ऐसे कई समूह हैं जो आज दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, पर्वतों पे निवास करते हैं। और यही कारण है कि वो जनजाति या वो जाति आज समाज की जो एक विकास धारा होती है, जो लगातार एक समाज विकास करता है, उससे काफी पिछड़ चुके हैं, काफी पीछे रह चुके हैं क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं। एक अलग ही एरिया होता है भाई उनका, एक अलग क्षेत्र होता है, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, पर्वतों पर निवास करते हैं, इसलिए वो आज विकास की धारा से पिछड़ चुके हैं। और इन लोगों को भाई हम कई नामों से जानते हैं, कई नामों से भाई, जैसे आदिवासी भी बोलते हैं इनको, आदिम जाति बोलते हैं, पर्वतवासी बोलते हैं, वनवासी बोलते हैं, वन्य जाति बोलते हैं। ऐसे एक से अधिक नामों से इनको जानते हैं हम। इन समूह के बारे में, इन जनजातियों के बारे में हमारे देश के संविधान में भी वर्णन है। भाई जब आप देश का संविधान उठा के देखोगे तो अनुच्छेद नंबर 366, 24, 366, 25, यह आपका एससी और यह आपका एसटी, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट हो गया आपका, अनुसूचित जनजाति। तो इन आर्टिकलों में, इन अनुच्छेदों में, हमारे संविधान के इन अनुच्छेदों में इन जनजातियों की, इन जातियों की परिभाषा है, इन जनजातियों के बारे में बताया गया है, इन जनजातियों की विशेषता भी हैं। विशेषता जैसे भाई ये जितनी भी ऐसी जनजातियां हैं, ऐसी जातियां हैं जो दुर्गम क्षेत्र में निवास करती हैं, पहाड़ी एरिया में निवास करती हैं, सबसे पहले तो इनकी एक अपनी विशिष्ट भाषा होती है। भाई आपने देखा होगा, आप कभी इस तरीके के इलाके में गए, आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे तो जो समूह रहते हैं वहां पे, जो लोग रहते हैं, उनकी एक अपनी ही अलग भाषा होती है। आपकी भाषा से उनकी भाषा मैच नहीं खा सकती, उनकी बोली आपकी बोली अलग है। तो इन लोगों की अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है। ये लोग प्राचीन धर्मों को मानते हैं, प्राचीन धर्म को मानते हैं। ये लोग भूत प्रेत पर विश्वास रखते हैं। इसके अलावा ये लोग मांसाहारी होते हैं, मांस खाते हैं। और कई जनजाति, कई जातियां तो ऐसी हैं जो अर्ध नग्न अवस्था में रहती हैं, आधे कपड़े पहनती हैं और आधी नग्न अवस्था में रहती हैं। बहुदेववादी होते हैं, एक से अधिक देवताओं को मानते हैं, एक से अधिक देवताओं पर विश्वास रखते हैं। ये बहुदेववादी होते हैं, प्राचीन धर्म के अनुसार काम करते हैं। छोटे मोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग भी ये कर सकते हैं, करते हैं। फल हुआ, फूल हुआ, इनसे संबंधित कुटीर उद्योग हैं। तो ये जो जनजातियां हैं भाई, आज के समय में जो सभ्यता की, जो सामाजिक विकास की एक धारा है, उससे काफी पिछड़ चुके हैं। इसलिए इनको हम आदिवासी, आदिम जाति, जनजाति इन नामों से पुकारते हैं।
आया ना भाई समझ में? तो इनका वर्णन हमारे संविधान में भी है। अनुच्छेद 366 खंड 24-25 में उठा के देखोगे तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में आपको विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है, इनकी परिभाषा मिलती है, इनकी विशेषताएं मिलती है। आया ना समझ में? ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अगला पॉइंट में जो बोलने जा रहा हूं उसको, हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 366 का खंड 24 और 25 में वर्णित जाति या जनजाति से मतलब या तात्पर्य, हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 366 खंड 24-25 में वर्णित अनुसूचित जाति और जनजाति से तात्पर्य उन समूह या समुदाय से है, उन समूह या समुदाय से है जो संविधान के आर्टिकल नंबर 341 और 342 में वर्णन किया गया है। एक बार फिर से सुने भाई, अनुसूचित जाति और जनजाति शब्द से तात्पर्य उन समुदाय या उन जाति या उन समूह से है जिनके बारे में अनुच्छेद नंबर 341 और 342 में बताया गया है। 341 में अनुसूचित जाति और 42 में अनुसूचित जनजाति, इनके बारे में बताया गया है। यानी अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में आपको जानना है, इनके बारे में पढ़ना है, या ये शब्द कहां से आया, किस प्रकार से आया, तो ये सारी बातें आपको अनुच्छेद 341 अनुसूचित जाति के बारे में बताएगा और 342 का खंड है आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में बताएगा। और इन जातियों से संबंधित किसी भी प्रकार की आम सूचना जारी करना है या कोई सी जानकारी देना है तो इन्हीं अनुच्छेदों के माध्यम से राष्ट्रपति आम सूचना जारी करता है। क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति के बारे में आम सूचना जारी करेगा, तो 341। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के बारे में आम सूचना जारी करता है, तो वो है 342। राष्ट्रपति को अधिकार है भाई, ये आप याद रखोगे। इसके बाद संसद, भाई हमारी जो केंद्रीय विधानमंडल है दिल्ली में, जो हमारी संसद है, इसको यह अधिकार प्राप्त है, इसको यह शक्ति प्राप्त है कि ये किसी भी जाति को उठाकर, किसी भी समूह को उठाकर अनुसूचित जाति और जनजाति वाले समूह में शामिल कर सकती है। किसके पास पावर होती है भाई? आपके संसद के पास। भाई जैसे आप कोई ओबीसी हो, आप किसी अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से संबंधित हो, तो संसद चाहे तो आपको उठा के अनुसूचित जाति वाले समूह में शामिल कर सकती है, अनुसूचित जनजाति वाले समूह में उठा के शामिल कर सकती है। ये पावर, ये शक्तियां होती हैं आपकी संसद के पास। और संसद ही किसी ऐसे समूह को जो अनुसूचित जनजाति में आता है या अनुसूचित जाति में आता है, उसको उठा के बाहर भी कर सकती है। भाई जैसे आप मान लो अनुसूचित जाति में आते हो या आप अनुसूचित जनजाति के किसी समूह में आते हो, भाई आप जैसे गोंड वर्ग में आते हो, तो आपको उठा के संसद चाहे तो ओबीसी में डाल सकती है, या वो चाहे तो जनरल में, सामान्य वर्ग में भी आपको डाल सकती है। तो ये पूरी पावर जो है इनसे संबंधित किसके पास होती है भाई? संसद के पास होती है। एक पॉइंट और याद रखोगे, आपकी जो राज्य सरकारें हैं इनके पास कोई पावर नहीं है इनसे संबंधित। राज्य सरकारों के पास इनसे संबंधित कोई पावर नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होती उनके पास। जो भी अधिकार या शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। संसद को यह अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति आम सूचना जारी कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता, आपका राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार नहीं कर सकती। तो ये पूरे के पूरे जो अधिकार मिले हैं
ये किसके पास है भाई? आपकी संसद के पास। तो आपको दो आर्टिकल याद रखना है भाई। एक आर्टिकल नंबर 366, इसका खंड 24 और खंड 25, ये एससी है और ये आपका एसटी है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 341 एससी और 342 एसटी, ये दो आर्टिकल आपको बिल्कुल याद रखने। तीन आर्टिकल 366 याद रखना है, 341 और 342। ठीक है। तो भाई एक सामान्य जानकारी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में कि आपको अगर बोलना पड़े कि अनुसूचित जाति किसे बोलोगे या जनजाति आप किसे बोलोगे, तो इनके बारे में संविधान में भी वर्णन है। इनकी विशेषताएं भी आप बता सकते हो कि भाई ये अधिकांशतः मांसाहारी होते हैं, अधिकांश जाति या जनजाति अर्धनग्न अवस्था में घूमती है, एक विशेष भाषा का उपयोग करते हैं, मांसाहारी होते हैं, बहुदेववादी होते हैं, प्राचीन धर्मों को मानते हैं, भूत प्रेतों पर विश्वास रखते हैं, छोटा मोटा काम, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग कर सकते हैं ये। तो ये नॉर्मल जानकारी भाई अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में। अधिकार किसके पास होता है, किसके पास नहीं होता है भाई, यहाँ पे कुछ मैं थोड़ा सा आपको नक्शा बताता हूँ। ठीक है। इसके बाद जितनी भी जनजातियां हैं वो हमारी अगली क्लास में रहेंगी। थोड़ा सा आपको नक्शा समझना है भाई। जैसे आपका जो मध्य प्रदेश का नक्शा है, सभी के दिमाग में है, सभी के माइंड में नक्शा है। ठीक है भाई। जैसे आपका ये नर्मदा नदी, ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के दोनों ओर पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है? आपकी गोंड जनजाति। नर्मदा नदी के दोनों ओर निवास करती है, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर आपका होशंगाबाद और बैतूल, आपका होशंगाबाद और बैतूल जो है, यहां पे निवास करती है कोरकू जनजाति। आया समझ में? आपका अलीराजपुर और धार जो है, यहां पे निवास करती है भील जनजाति। आपका मंडला डिंडोरी जो है, यहां पे निवास करती है वेगा जनजाति। आपका रीवा पन्ना सतना, यहां पे निवास करती है कोल जनजाति। पातालकोट छिंदवाड़ा, यहां पे निवास करती है भारिया जनजाति। ठीक है। आपका इधर जाओगे आप शिवपुरी ग्वालियर, तो यहां पे आपको मिलेगी परिहार जाति, परिहार जनजाति। तो भाई इतनी जनजातियां तो आपको नक्शे से वैसे ही याद हो जानी है भाई। गोंड मध्य प्रदेश के अधिकांशतः जिलों में पाई जाती है, विशेषकर नर्मदा नदी के दोनों ओर मिलेगी गोंड जनजाति। होशंगाबाद बैतूल कोरकू है, छिंदवाड़ा भारिया है, मंडला डिंडोरी वेगा है। इसके अलावा कोल जनजाति रीवा पन्ना सतना है, ग्वालियर शिवपुरी परिहार मिल जाएगी। इधर ही आओगे आप भील जनजाति मिलेगी आपको अलीराजपुर झाबुआ में। तो इतनी भाई आपको नक्शे से याद कर लेना है। फिर इनकी जो उपजातियां होती हैं, ये इनके बारे में जो धारणाएं हैं, इनके जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, इनकी बोलियां जो हैं, या इनकी जो त्यौहार होते हैं, इनकी जो अवधारणाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है। तो भाई इस वीडियो को जल्दी से जल्दी आप लाइक कमेंट करें, शेयर कर दें। ठीक है। धन्यवाद।